Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आप लोग आजकल लगातार इजराइल और ईरान संघर्ष से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। पहले हमने देखा कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और ईरान के अलग अलग ठिकानों पे हमले किए। अब इसी हमले का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है और वह भी अब लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों ही देश शुरुआत से ही दुश्मन रहे हैं या फिर पहले कभी ये दोस्त हुआ करते थे और बाद में दुश्मन बने। तो देखिए, इन दोनों देशों के पीछे की सच्चाई यह है कि इतिहास में ये दोनों ही देश कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि ये आज इतने बुरे दुश्मन बन गए हैं, इतने बड़े दुश्मन बन गए एक दूसरे के कि ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और दोनों ही एक दूसरे के अस्तित्व को अपने लिए खतरा मानते हैं। अब दरअसल ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों की दोस्ती अचानक से इतनी बड़ी दुश्मनी में बदल गई। वैसे किसी महापुरुष ने कहा है कि जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है वही आपका सबसे अच्छा दुश्मन भी बन जाता है, और वो हमें इन दोनों ही देशों के मामले में सिद्ध होता हुआ दिख भी रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं ये कहानी कि कैसे ये दोनों ही देश एक अच्छे दोस्त से दुश्मन में बदल गए। तो फिलहाल हमारे पास मामला चर्चाओं में इस वजह से है क्योंकि दोनों देशों के बीच चल रहा है संघर्ष। पहले इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन और फिर अब चल रहा है साथ में जवाब देने के लिए ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। हालांकि जो बीते हुए 2 ऑपरेशन थे, ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2, ये दोनों ऑपरेशन 2024 में हुए थे और ये दोनों ही ऑपरेशन ईरान ने इजराइल के खिलाफ ही किए थे और ये उसका तीसरा ऑपरेशन है। अब आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और थोड़ा पलटने के बाद चीज़ों को जानना समझना शुरू करते हैं। इजराइल और ईरान के प्राचीन यानी कि पुराने संबंधों की बात करें तो ये पता चलता है कि 1979 तक इन दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे और ये दोनों मित्रता की डोरी से बंधे हुए थे। इस दौरान हमें यह पता चलता है कि 1979 के अंदर संबंधों में बड़ा परिवर्तन होता है अयातुल्ला खोमेनी की वजह से, क्योंकि अयातुल्ला खोमेनी ने ईरान में की थी इस्लामिक क्रांति और इसकी इस्लामिक क्रांति की वजह से सब कुछ बदल गया। ईरान के अंदर सत्ता की स्थिति बदल गई और ईरान ने खुद को एक इस्लामिक देश के रूप में स्थापित कर लिया। अगर बात करें इससे पहले की, तो जिस समय इजराइल का उद्भव होता है, इजराइल एक अलग देश के रूप में सामने आता है, अपना एक अस्तित्व लेकर के आता है और साथ साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लेकर के आता है। इस दौरान दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी, जहां बहुत सारे देश इजराइल के इस स्थिति को चुनौती दे रहे थे और चाहते थे कि फिलिस्तीन का बंटवारा ना हो और इजराइल एक अलग देश के रूप में ना स्थापित हो। इसी वजह से इजराइल की इस उत्पत्ति को लगातार चुनौती दी जा रही थी। वहीं दुनिया में कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने इजराइल की इस उत्पत्ति को समर्थन दिया और इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। हमें पता चलता है कि इस दौरान ईरान मुस्लिम देशों में दूसरा देश होता है जो इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देता है। हालांकि पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पहला देश तुर्की था, तुर्की मतलब पहला मुस्लिम देश था तुर्की, जिसने इजराइल की इस उत्पत्ति को, इस उद्भव को मान्यता दी थी, और दूसरा देश ईरान था जो मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाला था और इसने भी इजराइल को मान्यता दी थी। तो यह पता चलता है कि दोनों देशों के बीच संबंध किस प्रकार के हुआ करते थे इजराइल की उत्पत्ति के समय, इजराइल के गठन के समय। और ये भी पता चलता है कि भाई दूसरा मुस्लिम बहुल देश बनता है जो इजराइल को मान्यता देता है। हालांकि इस समय ईरान के अंदर सरकार की स्थिति अलग थी, क्योंकि इस समय ईरान पहलवी वंश के शाहों के तहत शासित हुआ करता था और वह मध्य पूर्व में अमेरिका के मुख्य सहयोगी हुआ करते थे। आज हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान भी प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन हैं, लेकिन उस समय पता चलता है कि अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में से एक ईरान हुआ करता था और जो ये पहलवी वंश के शाह हुआ करते थे, इनका आपस में बहुत अच्छा जुड़ाव था। यानी कि पहलवी वंश के शाहों का अमेरिका से बहुत अच्छा जुड़ाव था और वही स्थिति इजराइल के साथ भी चल रही थी ईरान की। ठीक है, तो इजराइल के संस्थापक और उसकी पहली सरकार के प्रमुख डेविड वैन गुरियन ने अपने अरब पड़ोसियों के द्वारा यह यहूदी राज्य के प्रति ईरान की मित्रता को तलाशा और बाद में संबंध अच्छे इन लोगों ने किए, क्योंकि मान्यता वगैरह दे रहे थे। तो इस दौरान पता चलता है कि इजराइल और अमेरिका के संबंध अच्छे थे, तो अमेरिका के संबंध इस दौरान ईरान से अच्छे थे, तो उसी चीज़ को इजराइल ने भी कंटिन्यू किया। इजराइल को मान्यता भी मिली थी, तो इजराइल ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बिल्कुल उसी रूप में जवाब मिलता है इजराइल को, और इजराइल और ईरान इस दौरान बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। अब अमेरिका, इजराइल
और ईरान, ये तीनों एक ही गुट का हिस्सा है और तीनों आपस में बहुत अच्छे संबंधों को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीज़ें भी एक दूसरे के आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब संबंध बदलेंगे 1979 में। 1979 में संबंध क्यों बदलेंगे? क्योंकि इस दौरान आयतुल्लाह खोमेनी ने की थी एक क्रांति, एक संघर्ष की स्थिति थी, इसको हम लोग कहते हैं इस्लामिक क्रांति। अब इस दौरान जो इस्लामिक क्रांति की थी आयतुल्लाह खोमेनी ने, इस क्रांति के दौरान ये देखा गया कि शाह वंश के शासन को उखाड़ के फेंक दिया गया और शाह वंश के शासन को उखाड़ के फेंकने के बाद आयतुल्लाह खोमेनी ने उन सभी आयामों की समझा जाना जिसके तहत अब ईरान को एक नया रूप दिया जाना था। और जब खोमेनी ने सभी आयामों को समझा तो खोमेनी को समझ आया कि अब ईरान की स्थापना एक इस्लामिक देश के रूप में की जानी चाहिए, क्योंकि बाकी अरब देशों ने इस पूरे के पूरे मामले को त्याग दिया है और वो इस तरफ अपनी अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बट ज़रूरी ये है कि हम एक अलग इस्लामिक देश के रूप में ईरान को स्थापित करें। तो ईरान को लेकर के पहले बाकी आसपास के देशों का ऐसा कोई रुझान तो था नहीं, ना ही किसी की ऐसी कोई दिलचस्पी थी, लेकिन खोमेनी ने चाहा कि हाँ, ईरान को अब हम एक मुस्लिम देश के रूप में, इस्लामिक गणतंत्र के रूप में स्थापित करेंगे, जैसा इन्होंने किया। और शुरुआत में ही ईरान ने घोषित किया अब कि ये पीड़ितों के रक्षक के रूप में सामने आया है। तो पीड़ितों के रक्षक के रूप में सामने आने के बाद ही इसने क्या किया, अमेरिका और उसके जितने भी सहयोगी थे जैसे कि इजराइल, इन सभी के साम्राज्यवाद को नकारना शुरू कर दिया और इनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। आयतुल्लाह की सरकार ने इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ लिए। केवल संबंध ही नहीं तोड़े बल्कि पता चलता है कि इजराइल के नागरिकों को पासपोर्ट देने से भी मना कर दिया। इसके साथ साथ तेहरान में जो इजरायली दूतावास था उस दूतावास पे को जब्त कर लिया और उस दूतावास को जब्त करने के बाद फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इसे सौंप दिया। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसे क्यों सौंप दिया गया? क्योंकि इस समय ये ऐसा एक संगठन था जो फिलिस्तीन राज्य के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हमें पता है कि पुरानी है और इन दोनों का ही जो संघर्ष था उसी के ही तहत देखते हैं कि इजराइल की उत्पत्ति होती है और जो फिलिस्तीन की भूमि थी वो धीरे धीरे सिकुड़ करके गाजा पट्टी बन जाती है और इजराइल एक मजबूत देश के रूप में सामने आता है। लेकिन आज भी फिलिस्तीन अपने संघर्ष के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है, संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए और वो चाहता है कि फिर दोबारा पहले जैसी स्थिति में वापस आए। लेकिन इजराइल की मजबूत स्थिति उसे उभरने नहीं दे रही और बीते दिनों जो हमास ने इसके ऊपर युद्ध के एक शुरुआत की थी, जो हमला किया था मिसाइलों से, वो भी इसी का ही एक पहलू था। अब यहाँ पता चलता है कि लगातार अब ईरान अपना जो रवैया है वो रवैया इजराइल के खिलाफ करता जा रहा है और इजराइल के खिलाफ उसका जो रवैया था उससे पता चलता है कि अब संबंध यहाँ पर बदलने वाले हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर इजराइल इस पूरे मामले को अपने खिलाफ नहीं समझता, बस वो धीरे धीरे घटनाक्रमों को देखता है और उसे उम्मीद होती है कि चीज़ें अभी भी बदलेंगी। लेकिन धीरे धीरे इजराइल को भी समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। तो इजराइल का विरोध क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे बड़ा कारण, यानी कि सोचने वाली बात है कि अगर जो पहले पहलवी वंश के शाह थे, अगर वो ईरान को समर्थन दे रहे थे, अगर वो अमेरिका को समर्थन दे रहे थे, तो क्या ये नई सरकार इजराइल और अमेरिका को समर्थन नहीं दे सकती थी? ऐसा क्या कारण था खोमेनी के सामने जिसकी वजह से उसे इजराइल और अमेरिका दोनों के ही खिलाफ होना पड़ा? तो इसके पीछे कई कारण है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है समर्थकों का कारण। दरअसल इजराइल के प्रति शत्रुता नई ईरानी सरकार का एक आधार थी। दरअसल जिन लोगों ने समर्थन दिया था खोमेनी को इस इस्लामिक क्रांति के अंदर, उन लोगों ने अलग अलग देश, यानी कि उन्होंने फिलिस्तीन, लेबनान के साथ अपना प्राचीन यानी कि पुराना जुड़ाव रखा हुआ था, उनका ऐतिहासिक जुड़ाव था उन देशों के साथ में और उस जुड़ाव के कारण ही उन लोगों की इन देशों के साथ सहानुभूति थी। तो ईरान के अंदर जो नई सरकार है उसका इजराइल के प्रति शत्रुता का प्रमुख कारण उसका आधार था, क्योंकि इसके कई नेताओं ने फिलिस्तीन के साथ साथ लेबनान जैसी जगहों पर गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण भी किया था और भाग भी लिया था। तो जो लोग खोमेनी को समर्थन दे रहे थे उन लोगों का एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया लेबनान के साथ भी था और साथ साथ वही फिलिस्तीन के साथ भी था। तो अब यहाँ खोमेनी को अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ज़रूरी था कि अपने समर्थकों की विचारधारा को वो अपनाए और समर्थकों की विचारधारा को अपनाएगा तो समर्थन लगातार मिलता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो ये सत्ता पर काबिज रहेगा। इस बात को यहाँ खोमेनी ने स्वीकार किया और अपने समर्थकों की विचारधारा के अनुरूप ही अपनी नीतियों को ढाला और उसी के अकॉर्डिंग अमेरिका और इजराइल का ये विरोधी हो गया और पैलेस्टीन और लेबनान का ये समर्थक हो गया। नया ईरान खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, लेकिन उसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी मुद्दे को उठाया जिसे अरब मुस्लिम देशों ने छोड़ दिया था। तो अरब के मुस्लिम देश इस संघर्ष में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन ईरान ने अपने इस स्थिति में आने के बाद लगातार इजराइल का विरोध किया, फिलिस्तीन का समर्थन किया और बार बार कहा कि ये इजराइल की जो स्थिति है वो गलत है और इजराइल की जो ज़मीन है वो फिलिस्तीन को मिलनी चाहिए, इजराइल के अस्तित्व को नकारा जाना चाहिए। इसने बाकी और अरब देशों का समर्थन भी चाहा, लेकिन इसको पूरी तरह
जैसे मामलों में सभी देशों ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन फिर भी ईरान के अंदर खोमेनी सत्ता ने अपनी इस दृष्टिकोण को नहीं छोड़ा और लगातार अपनी इस अप्रोच में ये आगे बढ़ते रहे। इस तरह खोमेनी ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया। इसके बाद तेहरान में बड़े फिलिस्तीनी समर्थन प्रदर्शन होने लगे और ये सारे के सारे प्रदर्शन ईरानी सरकार के समर्थन से हो रहे थे, यानी कि ईरानी सरकार अपने देश में फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करवा रही थी और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन करा रही थी, और इस प्रकार की स्थिति हमें यहाँ पर अब देखने को मिलती है। तो ये वो घटनाक्रम था जब हम लोग देख रहे थे कि दो अच्छे दोस्त अब धीरे धीरे दुश्मनी की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। अब इस दौरान पता चलेगा कि आगाज जंग भी हो जाएगा। अब कुछ ऐसे कदम उठाएगा ईरान जिसके बाद इजराइल पूरी तरह से इसका विरोधी होने लगेगा। तो ईरान को एक दूसरी बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना था। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर अब इस्लाम धर्म के तहत अलग अलग जातियों का विभेद आ गया था सामने। ईरान एक फारसी और शिया देश था, जबकि अरब जगत सुन्नी था। अब यहाँ ईरान को पता चल गया था कि भाई शिया मुसलमानों के लिए मुझे अकेले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, बाकी सब तो मेरे आसपास सुन्नी है, मैं शिया हूं, तो मुझे आसपास के देशों से भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसको पता था कि अगर मैं इन देशों के साथ में मजबूत नहीं स्थिति प्रस्तुत करूंगा तो ऐसी स्थिति में ये एक दिन मुझ पर हमला कर देंगे और मेरे अस्तित्व को नष्ट कर देंगे। इसी वजह से अब ईरान ने एक नई नीति अपनाई, और ईरान ने जो नई नीति अपनाई उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में इसने क्या किया? इस रणनीति के तहत इसने अपने लिए अलग अलग गठबंधनों को तैयार किया, अलग अलग देशों के समूहों को जोड़ा और उस समूह का एक गठबंधन बढ़ाया, जो गठबंधन अलग अलग देशों में इसके लिए काम करता था। अब इसने क्या किया कि अरब जगत के अंदर रहते तो भले ही सुन्नी देश हैं अधिकांश, लेकिन इसने उन्हीं देशों के साथ जुड़ करके अपनी अपनी प्रॉक्सी तैयार की। अलग अलग देशों में अपने लिए कुछ कुछ इसने छोटे छोटे समूह तैयार कर लिए, और वो छोटे समूह ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत इसके काम आने लगे। अब ये जो अलग अलग संगठन थे, ये अलग अलग संगठन अपने हितों के लिए और साथ साथ ईरान के कहने पर, ईरान के समर्थन से विद्रोह करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे और सशस्त्र विद्रोह का ये नेतृत्व किया करते थे। अब जैसे जैसे ये संगठन बढ़ते लगे, इन संगठनों को अमेरिका और यूरोपीय संघ और साथ साथ इजराइल ने आतंकवादियों की कैटेगरी में डालना शुरू कर दिया। और शुरुआत हम देखते हैं कि होती है लेबनान के हिजबुल्लाह से। लेबनान का हिजबुल्लाह इस समय इसका एक प्रमुख संगठन बना हुआ था, और बाद में देखते हैं कि और भी संगठन उभरते हैं जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ साथ गाजा पट्टी पर मौजूद हमास, यमन में बैठे हूती, ये सारी इसकी प्रॉक्सी बने, यानी कि ये सब इसके कहने पे काम करते थे, सारा सपोर्ट ईरान करता था। लेकिन ये लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, अलग अलग देशों के अंदर ये सब किसके लिए काम करते थे? ईरान की नीतियों के तहत ये काम करते थे, ईरान के अकॉर्डिंग चला करते थे और अपने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया करते थे और स्थानीय सरकारों को परेशान करने के लिए आगे बढ़ते थे। अब जब ये पूरी की पूरी स्थिति ईरान ने दुनिया के सामने रख दी, तो अब इजराइल भी इसकी पूरी स्थिति को समझ गया और इजराइल ने अब ईरान का प्रतिरोध शुरू कर दिया। अब इजराइल इस पूरे के पूरे मामले में शांत नहीं बैठा और उसने ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले किए। यहाँ पता चलता है कि ये हमले अक्सर तीसरे देशों में हुए जहां ईरान अपने समर्थक सशस्त्र समूहों का वित्त पोषण और समर्थन किया करता था, जैसे कि लेबनान या फिर गाजा पट्टी की स्थिति या फिर यमन के हूती या फिर सीरिया। अब ऐसे ही देशों के अंदर ऐसे ही युद्ध की स्थिति बढ़ने लगी, यानी कि दोनों देश अभी सीधे तौर पर संघर्ष में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब तीसरे देश के अंदर ये संघर्ष में है। ईरान और इजराइल की इस जो लड़ाई थी इसको छाया युद्ध का नाम दिया गया, और इसके अलावा पता चलता है कि दोनों देशों ने कई मामलों में अपनी भूमिका आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए बिना एक दूसरे पर हमले किए, यानी कि आधिकारिक तौर पर आमने सामने नहीं आ रहे, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ ये हो चुके हैं। ये कहानी इन दोनों को पता लग चुकी है। अब एक बड़ा घटनाक्रम सामने आता है जब ईरान से जुड़े इस्लामिक जिहाद समूह ने ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास को उड़ा दिया था। अब जब ये घटनाक्रम सामने आया, इस घटनाक्रम में 29 लोगों की मौत हुई और इस घटनाक्रम से इजराइल को बहुत दुख हुआ। इजराइल ने बदला लेना चाहा और इजराइल ने हिजबुल्लाह नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या करवा दी। जब यह हत्या हुई तो इस हत्या के बाद पता चलता है कि इसमें नाम आता है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का, और इसके बाद अब ये दोनों देश एक दूसरे के प्रत्यक्ष विरोधी होने लग जाते हैं और एक दूसरे के सामने से ये टक्कर लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बड़ा मुद्दा बन जाता है इन दोनों ही देशों के बीच युद्ध का। अब तक की जो स्थिति वो आपने समझी कि कैसे कैसे ये दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए और आज के समय में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कहानी केवल वहीं तक ही सीमित नहीं थी। अब इसके बाद इजराइल को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी और इजराइल को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए ईरान का सामना करना था, और केवल ईरान ही नहीं बल्कि ईरान की प्रॉक्सियों से भी लड़ना था। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के में पता चलता है कि ईरान का एक रुझान निकल के आता है कि ईरान परमाणु की तरफ आगे बढ़ रहा है।
ईरान वो देश जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर एक समय हस्ताक्षर किए थे और कहा था कि कभी परमाणु संपन्न नहीं होगा, लेकिन नई सरकार का रुझान अब परमाणु की तरफ आने लगा था और नई सरकार यूरेनियम संवर्धन के लिए कार्य कर रही थी। जब यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने के बाद सभी देशों ने कहा कि नहीं, ईरान को परमाणु संपन्न नहीं होने दिया जाएगा, जिसके बाद अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय संघ, इन सभी देशों ने फिर ईरान के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करने के बाद ईरान के ऊपर अलग अलग सैंक्शंस लगाने शुरू किए और ये सैंक्शंस के तहत ईरान ने अलग अलग मौके पर अपनी तड़प जाहिर की है और जब तड़प जाहिर की तब इसने खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए और अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए फिर इसने संघर्ष को भी अपनाना उचित समझा है। तो ईरान ने गुप्त परमाणु कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, ये खास बात रही है, जिसके बारे में IAEA और प्रमुख शक्तियों का कहना है कि यह उसके संधि दायित्वों का उल्लंघन है, क्योंकि एक समय ईरान कह चुका था कि परमाणु नहीं बनाएगा, पर अब जो आगे बढ़ता है तो कहते हैं कि आप उल्लंघन कर रहे हैं। ईरान ने 1967 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसने वादा किया था कभी भी परमाणु सशस्त्र राज्य नहीं बनेगा, लेकिन 1979 में जिस समय इस्लामी क्रांति हुई थी उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चिंता जताई गई कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अगले दशक में फिर से उभर कर सामने आई और इस्लामी गणराज्य ने सद्दाम हुसैन के इराक के साथ 8 साल तक भीषण युद्ध लड़ा, जिसका अपना परमाणु कार्यक्रम था। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में पता लगने लगा सबको कि ईरान परमाणु संपन्न होना चाहता है। जब ये बातें सामने आई तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 14 नवंबर 1979 को ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ प्रतिबंधों की शुरुआत देखी गई और ईरान की परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया गया, जिनकी वैल्यू लगभग $12 बिलियन थी और इस संपत्ति में बैंक जमा, सोना, अन्य संपत्तियां और व्यापार प्रतिबंध, ये सब कुछ शामिल थे। सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा दिए गए। ये पहला मौका था। फिर इसके बाद अलग अलग मौके पर इन सैंक्शंस को बढ़ाया गया। इसमें अमेरिका के सैंक्शंस भी शामिल थे, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस भी शामिल थे और साथ साथ इसके अंदर शामिल थे UN के सैंक्शंस भी। तो 2000 के दशक की शुरुआत में यूरेनियम संवर्धन पर काम करने के संकेत ने अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को फिर से जगाया और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अमेरिकी सरकार सभी ने प्रतिबंधों के दौर को शुरू कर दिया और कड़े प्रतिबंध लगाए ईरान के ऊपर। ये प्रतिबंध 2006 में लागू हो गए और ईरान ने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकने के लिए ये अपने फैसले पर सभी देश अडिग हो गए। हालांकि ईरान हमेशा से ये कहता है कि वो यूरेनियम संवर्धन का कार्य अपने नागरिक उद्देश्यों के लिए कर रहा है, ऊर्जा के लिए कर रहा है, लेकिन परमाणु बनाने के लिए नहीं कर रहा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी चिंता है कि वो परमाणु बनाने में लगा हुआ है और इसके परमाणु बनाने की वजह से सारे देश चिंतित है, जिसके अंदर इजराइल का नाम भी शामिल है, अमेरिका का नाम भी शामिल है और साथ साथ UN भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। ठीक है, जो सभी चिंतित हैं कि अगर इसने परमाणु बना लिया तो ये बहुत सारे देशों के लिए खतरा बनेगा। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि इन्हीं संकटों के तहत, इन्हीं पूरे के पूरे खतरों को अनुभव करते हुए वर्ष 2015 में दुनिया के अंदर अलग अलग देशों ने ईरान से समझौता किया था, जिसको हम लोग कहते हैं P5+1 समझौता। ये ईरान परमाणु समझौता था जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य और साथ में जर्मनी भी शामिल हुआ था और इन सभी देशों ने ईरान के साथ बातचीत करके, समझौता करके ये तय किया था कि आपके ऊपर से हम सैंक्शंस को हटा देंगे, लेकिन साथ साथ ईरान को बोला था कि आप परमाणु सशस्त्र नहीं बनाएंगे और साथ साथ IAEA को अपने परमाणु संयंत्रों तक, यानी कि जो आपके यूरेनियम संवर्धन के संयंत्र हैं वहां तक आप पहुंच देंगे। तो ऐसी स्थिति में सहमति तो बनी थी, लेकिन 2018 में जैसे ही अमेरिका इस मामले से बाहर आया उसके बाद फिर दोबारा चिंताएं बढ़ने लगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि सबसे बड़ी चिंता इजराइल की है और इजराइल ने अभी जो अपना ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, इसके पीछे बड़ा रीजन बताया है कि ईरान परमाणु बनाने की तरफ तेजी से अग्रसर है और खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार किया है कि आज के समय में ईरान के पास में इतना यूरेनियम संवर्धित हो चुका है कि वो 9 परमाणु बम कभी भी बना सकता है और इससे खतरा मुझे है। और इजराइल लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप को भी बोल रहा है कि इससे समझौता करवा लो, परमाणु बनाने ना दो। जब से डोनाल्ड ट्रंप नई सरकार में आए बार बार कह रहे हैं ईरान से कि देखो भाई समझौता कर लो, लेकिन ईरान ने समझौता अब तक नहीं किया और इजराइल बाबा कह रहा था हमला कर दिया जाएगा और हमला हो गया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 की घटना भी इस पूरे के पूरे मामले में इंपॉर्टेंट है, जब गाजा पट्टी से हमास ने हमले किए थे इजराइल के ऊपर और वहीं इसके बाद लेबनान के हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो गए थे और बाद में यमन से हूतियों ने भी हमले किए थे इजराइल के ऊपर। तो ये जो हूती हैं, हमास है और जो हिजबुल्लाह है, ये सब भी ईरान की प्रॉक्सी ही है और ये इसी के एक्सेस ऑफ रेजिडेंस के जैसे शामिल हैं। और यहाँ पता चलता है कि इन सभी का समर्थन ईरान करता है। ईरान हथियार भी प्रोवाइड करता है, वित्त पोषित भी करता है इनको और इसी वित्त पोषण और हथियार की सप्लाई के तहत
लगातार ये इजराइल को परेशान करते हैं और इजराइल की लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई ऐसे ही बनी हुई है। तो बार बार कहे जाने के बावजूद ईरान ने समझौता नहीं किया, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया। जब बात डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा ईरान को कि देखो समझौता कर लो, मामला शांत हो सकता है, वरना उसके बिना इजराइल नहीं मानेगा। साफ उसका कहना यही है। तो फिलहाल स्थिति संघर्ष की है। इजराइल और ईरान, ये दोनों देश जो एक समय बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जानी दुश्मन है। और यही है इनके बदलते संबंधों की कहानी और यही है इनके संघर्ष की स्थिति जो 1948 में हमने देखा कि कैसे इन्होंने इजराइल को मान्यता दी और आज ये एक दूसरे के अस्तित्व को ही मिटाने के लिए तत्पर लगे हुए हैं। तो ये सारा मामला महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मामला ये भी है कि 15 जून आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू में चल रही ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल का, जहां आपको सभी कोर्सेज पे स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। बात करें जीएस फाउंडेशन P2I बैच प्रतिज्ञा की, तो ये एक ऐसा बैच है जो उन लोगों के लिए खास है जो 2026 की सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते हैं। यहाँ आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी कराई जाती है। आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, मेंटरशिप के तहत टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स भी मिलते हैं और वहीं साथ साथ आपको यहाँ जितने भी लोग एनरोल करते हैं बैच के अंदर मंथली टेस्ट में टॉप परफॉर्मर को 11,000 का प्राइस दिया जाता है। और बैच में एनरोल सभी लोगों के लिए एक खास सुविधा ये है कि आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपको पूरी फीस वापस भी कर दी जाएगी। तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है इस समय और बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है KL लाइव कोड यूज करके। अगर आप KL लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको 26,999 में ये P2I बैच मिलेगा जो फिलहाल बेस्ट डिस्काउंट पर है। ये ऑफर बार बार नहीं मिलता, तो एनरोल कर लीजिए क्योंकि 15 जून ही लास्ट डेट है। और मेरे साथ कहाँ जुड़ना है? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X, ये सारे वो प्लेटफॉर्म है जहां आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहां आप लोगों के लिए फाइल्स को शेयर किया जाता है। तो बस आज की क्लास में इतनी बात करेंगे। फिलहाल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने इसको लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बात होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.